नमस्कार दर्शकों, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नई क्लास लेकर आया हूँ मध्यकालीन इतिहास पर। जैसा कि आप पिक में देख चुके हैं, आज का टॉपिक होगा मोहम्मद गौरी। तो गौर वंश पे आज हम लोग चर्चाएं करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज गौर वंश का पूरा कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एक चैन टाइप की बनेगी। तो कोशिश करेंगे, आज थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी हो सकता है, तो कोशिश करेंगे आज की वीडियो पूरा ख़त्म कर दें गौर वंश। ठीक है, तो आज हम लोग गौर वंश पे स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गजनवी वंश ख़त्म कर दिया था, तो सभी पॉइंट्स ऑफ व्यू पे चर्चा करेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने रियलाइज़ किया कि जब वीडियो ब्रेक हो जाता है तो थोड़ी सी टोन भी, फ्लो भी टूट जाता है और टोन भी बिगड़ जाती है और लोग चीज़ें याद नहीं, एक दूसरे से कोलेट नहीं हो पाती है। तो मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैं आपको ये सजेस्ट भी करूँगा कि जब आप एक वीडियो देखें उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो देखिए, क्योंकि सारे जो पूरा एक स्लैबस है वो एक दूसरे से चैन से बंधा हुआ है। जैसे जब तक दिल्ली सल्तनत स्टार्ट नहीं होती है तो उसका जितने पहले का पोर्शन है वो एक साथ बंधा हुआ है। उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है तो यही गौर वंश से ही कनेक्ट होते हुए दिल्ली सल्तनत भी चलती है। तो कोशिश करिए कि एक फ्लो से पढ़िए, ठीक, ब्रेक ना करें। कहीं अगर 20 से अगर चैप्टर उठा के आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा, आपको समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक, तो वहीं गजनवी वंश के बाद अब हम लोग गौर वंश से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मेन कैरेक्टर होगा मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, देखेंगे उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू कि उसने कौन कौन से अटैक्स किए, क्या उसका मोटिव था, भारत की स्थिति क्या थी, और साथ ही साथ उसके वैल्यूएशन पे उसका वैल्यूएशन करेंगे, उसके अटैक्स का वैल्यूएशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम लोग 3 अटैक्स देख चुके हैं, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, और आज के वीडियो में हम मोहम्मद गौरी देखेंगे। तो इन समय भारत हर बार हिंदुस्तान के राजाओं की हार के कारण क्या थे, क्या क्या कारण हो रहे थे, इससे भारत हर बार हार रहे थे, उन सब पॉइंट पर चर्चा करेंगे। जब डिस्क्रिप्टिव पेपर में या फिर सिविल लेवल पेपर्स में इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि भारत की हार के कारण क्या थे, उन सब पॉइंट्स पर एलेबोरेट करें। तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी कॉन्सेप्ट बनेगा क्या क्या था। तो स्टार्ट करते हैं मोहम्मद गौरी, गौर वंश। मैंने लास्ट वीडियो बता चुका था, गौर वंश एग्जिस्ट पहले से कर रहा था, 3 अटैक्स भारत झेल चुका, अभी तीसरा अटैक था। पहले मोहम्मद बिन कासिम, देन महमूद गजनवी, अब मोहम्मद गौरी। तो देखिए, सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले ही देखिए, मोहम्मद बिन कासिम का मेन टारगेट था दाहिर के अगेंस्ट था, लेकिन उसने क्षेत्र विजित करने की कोशिश तो की थी, लेकिन जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका मतलब क्या कहा जाए, उसका टारगेट कंप्लीट हो गया, उसका आगे कुछ हो नहीं पाता है। उसके बाद महमूद गजनवी आते हैं। महमूद गजनवी जब आता है भारत में तो मेन टारगेट होता है भारत पे लूट करना और साथ ही साथ कुछ अपने क्षेत्र में विस्तार करना। लेकिन मेन टारगेट, मैंने जैसे बताया, मेन टारगेट होता है भारत को लूटना। लेकिन जब उसको ये एहसास हुआ कि भारत में अब अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहिए तो उसने पंजाब में ही क्षेत्र विस्तृत कर पाया, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती। उसके बाद गजनवी वंश शिथिल पड़ जाता, उसका भी अंत हो गया। ठीक, अब आया मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का मेन टारगेट यही था, भारत को लूटना तो साथ ही साथ था, लेकिन वो शुरुआत से ही टारगेट बना के आया था कि हमको भारत में अपना क्षेत्र विस्तार करना है। देखिए, पहला शासक आ रहा है अब तुर्कों में, जो ये पहले से टारगेट सेट किए हुए है कि मुझे अपने भारत में विस्तार करना, हमने राज्य का विस्तार करना है। इसीलिए शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को तुर्कों का भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक, अभी मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, एक और चीज़ समझिए, एक और चीज़, सपोज करिए ये इंडिया का मैप आया, ठीक है, ऐसा कुछ मैप आया, जब मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका था। तो यहाँ से सब एंट्री ले रहे थे, यहाँ सपोज करिए अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, यही अफगानिस्तान का उत्तरी पश्चिमी एरिया था जो गौर वंश का राज्य था। छोटा सा एक राज्य था, ठीक, छोटा सा एक राज्य था। यहाँ आप थोड़ा सा समझने को, डायरेक्शन समझने की कोशिश करिए। यहाँ अफगानिस्तान में उत्तरी पश्चिमी एरिया में कहा, कुछ लोग कहते हैं हैरात और गजनी की पहाड़ियों के बीच में भी एक छोटा सा एरिया था, गौर वंश का एरिया। ठीक, अब इसकी जगह पश्चिम में जाएंगे, पश्चिमी एशिया साइड। यहाँ पर मैं पहले से बता रहा हूँ, एशिया में हमेशा से तुर्कों के वर्चस्व का संघर्ष जारी रहा। जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसके बारे में और डीप में जाएंगे।
तो यहाँ पे जब वो पश्चिम में जाते हैं तो वहाँ पे साल्जुक वंश, मैं बता चुका हूँ गजनवी वंश के समय भी साल्जुक वंश एग्जिस्ट करता था, और कहीं ना कहीं गजनवी वंश को स्टडी करेंगे, देन उसके बाद गौरी वंश को स्टडी करेंगे, तो ये मानेंगे दोनों के कंपैरिजन में साल्जुक वंश काफ़ी पावरफुल था, क्योंकि गजनवी को तो हराते ही हराता है, साथ में हमें मोहम्मद गौरी को जीवन भर साल्जुक वंश हराएगा, संघर्ष चलता रहेगा। तो साल्जुक वंश में इस पश्चिम साइड इस समय शासन है मोहम्मद गौरी के टाइम पे शासन है ख्वारिज्म शाह का, करेक्टर का नाम याद रखिएगा, ख्वारिज्म शाह। अब देखिए पश्चिम में है ख्वारिज्म शाह, इस साइड है या उत्तर में, और इस साइड पूरे में एरिया में आ रहा है गजनवी वंश। गजनवी छोटा सा कहा जाए, छोटा सा एरिया है गौर वंश का, ओके, हैरात और गजनी के पहाड़ियों के बीच में। अब देखिए स्टार्टिंग से चलो शुरू करते हैं। पहला मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो पहले मैं बता चुका हूं 3 शासक आ चुके हैं अभी तक, मोहम्मद बिन कासिम, देन आया गजनवी, और अब आया गौरी। तो आने की वजह क्या थी, क्यों भारत आ गए, यहाँ इस साइड एंट्री क्यों ली भाई, आप मध्य एशिया में जाते। तो थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री पे जाएंगे, हिस्ट्री पे जाएंगे। जो ये छोटा सा राज्य बनाए हुए हैं, ओके, ये जो छोटा सा राज्य बनाए हुए, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, तो ये जो गौर वंश है, गौरी का गौर वंश है, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे। जो गौरी का गौर वंश है, इसके जो लोग हैं, ये मूल रूप से जो प्रधान वंश है, ये शंशबानी वंश के लोग हैं, शंशबानी वंश के लोग हैं। और ये वंश एक कहा जाए तुर्क की एक शाखा है, तुर्क की एक शाखा है, शाखा के रूप में माना जाता है। मूल रूप से ईरान के आए हुए थे और यहाँ आके बस गए थे, ठीक, मूल रूप से ईरानी थे। अब देखिए इस पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, लेकिन ज़्यादातर सर्वमान्य, कई ऑब्जेक्शंस आएंगे, उनको एक एक पॉइंट में मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कस करूंगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिस्कस ये होता है कि कुछ लोग मानते हैं कि कहते हैं जो गौर वंश था, इसके लोग पहले बौद्ध धर्म को अनुयायी थे, और महमूद गजनवी ने इनका धर्म परिवर्तन करा के इनको मुस्लिम बनवा दिया था, ठीक, ऐसा पॉइंट हो, लेकिन वो सर्वमान्य नहीं माना जाता है। तो ईरान मूल रूप से ईरानी थे, तुर्कों की एक शाखा थी, शंशबानी वंश, उसके बिलोंग करते थे गौर। अब देखिए मैंने क्यों कहा महमूद गजनवी ने इसने इनको अटैक किया था। देखिए गौर वंश जो ये एरिया है, इनकी गजनवी वंश की हमेशा से प्रतिद्वंद्विता रही, हमेशा से प्रतिद्वंद्विता, शुरुआत से ही प्रतिद्वंद्विता। जब महमूद गजनवी एग्जिस्ट कर रहा था, जब अपना शासन कर रहा था, तो महमूद गजनवी और इनके बीच, गौर वंश के बीच हमेशा से प्रतिद्वंद्विता रही। और जब तक गजनवी, ठीक है, दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्विता रही और महमूद गजनवी हमेशा हरा देता था, तो ये थोड़ा सा कहा जाए अंडरएस्टिमेट रहते थे, मतलब दबे हुए, डोमिनेटेड रहते थे, कंट्रोल में रहते, ज़्यादा विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि गजनवी हर बार इनको हराता था, पूरा कंट्रोल स्थापित कर रखा था। लेकिन जब 1030 की ईस्वी में जब गजनवी की मृत्यु हो जाती है, तब ये लोग गौर वंश अपने आप को कहा जाए अटैक, अभी तक ऑफेंसिव मोड पे था, अभी तक डिफेंसिव मोड पे था, अब ऑफेंसिव मोड पे आ गया, मतलब अब इनकी नीतियाँ आक्रामक होने लगी, ये अब विरोध करने लगे, विद्रोह करने लगे, ठीक है। 1030 से स्टार्ट होता, क्योंकि इनको पता था कि अब गजनवी वंश में कोई दमदार शासक नहीं बचा है, तो ये विरोध कर रहे हैं। देखिए पूरा स्टार्टिंग से लेके चल रहा है, कहाँ से होगा, कहाँ जाके खत्म होगी ट्रेन, ये कहानी। तो गौर वंश ने क्या किया, अब विरोध करना शुरू किया धीरे धीरे, और जब 1030 में स्टार्ट हुआ, लेकिन 1055 में ये विरोध तब बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गया, जब इनके एक अलाउद्दीन, मैं लास्ट टाइम में इनके बारे में बता चुका हूँ, अलाउद्दीन, ठीक, इसने गजनी को पूरी तरह जला दिया था, ठीक है, जिसे इसीलिए इसे जहांसोज, जो मैं नाम बता नहीं पा रहा था, वो जहांसोज था, जहांसोज की उपाधि मिलती है, जगत धारक, विश्व का संहारक, ऐसे अलाउद्दीन को माना जाता है। यानी कि अब जब अलाउद्दीन ने गजनी को पूरी तरह जला दिया, तब आप फेस टू फेस, अभी तक तो शांति कोल्ड वार चल रहा था, अब फेस टू फेस लड़ाई डिक्लेयर हो गई, अब लड़ाई साफ साफ हो गई। तो अलाउद्दीन ने जब
युद्ध जब इस तरह जलाते तो अब फेस टू फेस लड़ाई शुरू हो गई। अब ठीक है, अब समझ में आ गया आपको कि गौर वंश की शुरुआत कहाँ से हुई थी और गजनवी वंश उन गौरों की दुश्मनी थी। ठीक है, अब देखिए इन्होंने अटैक तो कर दिया, लेकिन छोटा सा राज्य टुच्चा सा कर भी क्या लेंगे। अभी गजनवी वंश के इतना भी कमज़ोर नहीं हुआ कि इनको हरा नहीं पाएगा। तब इनकी नीतियाँ बदली, इन्होंने समझा कि अब हमको अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। तो आप समझिए फिर से, विस्तार करना चाहिए। सपोज करिए ये है यहाँ पे अफ़गानिस्तान, यहाँ पे ठीक है, अफ़गानिस्तान है। अब ये पश्चिम में जा नहीं सकते, पश्चिम में यहाँ पे इनको खुरासन एक जगह थी, यहाँ पे ये अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे एशिया में। ठीक है, और यहाँ पे ख्वारिज़म साल्जुक वंश के खुरासन शाह ने अपना आधिपत्य जमा रखा था, तो उसको हराने की इनकी दम नहीं थी। अब ये इंडिया में आते, यहाँ पर हिंदुस्तान में आते, तो यहाँ पर पंजाब में सिर्फ पंजाबी तक गजनवी वंश स्थिर हो रहा था और वो भी थोड़ा सा कमज़ोर होने लगा था। सिर्फ पंजाबी पे महमूद गजनवी ने अपना राज स्थापित कर पाए थे। तो इसके बाद मृत्यु हो गई। पंजाब में भी गजनवी के बाद कोई योग्य शासक आया नहीं, और जो शासक आया वो लाहौर में बैठता था, यहाँ तो सिर्फ राज शासन स्थापित किया था। तो कंट्रोल, नियंत्रण यहाँ पे कहीं ना कहीं ढीला हो रहा था। तो महमूद गजनवी ने, अब देखिए पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी के उद्देश्य क्या थे भारत में अटैक करने के। तो पहला तो उद्देश्य यही था, अपनी विस्तारवादी नीति। पश्चिम में जा नहीं सकते थे, उत्तर में हिमालय पड़ जाता तो कहाँ जाते, तो यहीं पर इन्होंने भारत में अपनी पहला ऑप्शन आता है विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति के कारण मोहम्मद गौरी भारत पर अटैक किया। ठीक, पहली बार कि राज इतने टुच्चे से राज को लेकर थोड़ी नहीं आप सबको हरा लो, कि पूरे एशिया में आपको कंट्रोल करना है, तो अपने राज का विस्तार करना है। उनको पता था कमज़ोर कड़ी पंजाब ही है, तो इसी तहत उन्होंने भारत पर अटैक करने की प्लानिंग की। दूसरी क्या थी, शुरुआत कहाँ से करेंगे, पंजाब से। लेकिन क्या पंजाब को ऐसे हरा लेंगे, नहीं हरा पाएंगे, तो उसकी भी एक प्लानिंग होगी, अभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। शुरुआत पंजाब से करेंगे, सिंह द्वार कहा जाता था, और यहीं पे महमूद गजनवी का यहाँ शासन था। अब इसके बाद देखिए, पहला उद्देश्य तो उसकी विस्तारवादी नीति है। दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य है लूटना, धन को लूटना। ठीक है, अभी भी धन को लूटना। अब कुछ लोग इस बात से एतराज़ करेंगे, नहीं इस्लाम का प्रचार था। इस्लाम का प्रचार नहीं था, वो सब्स्टिट्यूट लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए इस्लाम का प्रचार था, लेकिन वास्तव में उसको धन को लूटना प्रचार था। ठीक है, क्योंकि अब देखिए इसके बाद मुस्लिम इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि वह एक धार्मिक मुसलमान था। मोहम्मद गौरी एक धार्मिक मुसलमान था, इसीलिए वो भारत में मूर्ति पूजा और कहा जाए को मूर्ति पूजा को ख़त्म करने और मोहम्मद साहब का मैसेज देने के लिए भारत आया था, ऐसा मुस्लिम इतिहासकार कहते हैं। लेकिन जब उसकी पूरी पॉलिसी को, सारे युद्धों को हम लोग एनालाइज करते हैं, तो ये अपेक्षाकृत मानते हैं कि उसका उद्देश्य धार्मिक ना हो करके राजनीतिक ज़्यादा था। कंपैरेटिवली अगर देखें तो धार्मिक तो था, मान लिया, लेकिन उसका राजनीतिक उद्देश्य ज़्यादा भारी पड़ता है। समरी के तौर पे आप ये बताएंगे कि उसका उद्देश्य धार्मिक ना हो करके राजनीतिक था, क्योंकि वो अपना विस्तार करना चाहता था कि इतना छोटा सा राज्य उसको बढ़ाना था, इसलिए विस्तार करना चाहता था। अब इस स्थिति में देखिए उसने पूरी फील्डिंग सजा ली। गौर वंश का यहाँ से स्टार्ट हुआ, इतिहास ये था, महमूद गजनवी और गौर की दुश्मनी थी, दुश्मनी खत्म हो गई, पूरा ऐलान हो गया था अलाउद्दीन ने जब गजनी को जला दिया। उसके बाद अब इन्होंने अपनी नीति प्लानिंग की, तो प्लानिंग में देखा कि पश्चिम एशिया में जा नहीं सकते, ख्वारिज़म शाह बैठा वहाँ पे, तो इन्होंने एंट्री ली इंडिया में। इन्होंने जब प्लान बनाने की कोशिश की तो पहला बनाया विस्तारवादी नीति। हम उद्देश्य उनका सामने आता है विस्तारवादी, अपने राज्य को बढ़ाना है, और दूसरा उद्देश्य आना बढ़ाने से लूटना भी है, क्योंकि एशिया में किससे लड़ोगे, जब तुम्हारे पास सेना और धन नहीं हो तो किससे लड़ोगे, तो पहली बात लूटना। लेकिन दिखाने के लिए ऐसा बताया गया कि उसका उद्देश्य राजनीतिक ना होकर धार्मिक था, जबकि वास्तव में उसका उद्देश्य ज़्यादा राजनीतिक था, दूसरे नंबर पर धार्मिक था। अब देखिए और आगे चलते हैं। इस समय भारत की स्थिति क्या थी,
स्थिति क्या थी, दोनों पार्टियों को एनालाइज कर लेते हैं ना। अभी इनको देख लिया। अब भारत की स्थिति में कोई खास डिफरेंस नहीं आया। इतिहासकार लिखते हैं तीसरा अटैक भारत में हुआ। पहला 712, फिर 1000 से 1027 महमूद गजनबी, देन अब 1175। 3 अटैक भारत झेल लिया, लेकिन तीनों युद्धों से भारत ने कभी कुछ सीखा नहीं, भारतीय शासकों ने कुछ नहीं सीखा। अभी जब हम लोग भारत की हार के कारण पढ़ेंगे तब बाबर के संस्मरण के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह उसने क्रिटिसाइज किया भारतीय राजाओं को। तो सबरी तौर पर अभी देखते हैं भारतीय राजाओं ने कुछ नहीं सीखा। जैसे केंद्रीय सत्ता की कमी आई, केंद्रीय सत्ता की कमी देखने को मिलती है, सेंट्रल में कोई एक बैठा ही नहीं है, आंतरिक कलह है, सब राजा आपस में ही लड़ रहे हैं, ठीक है, आंतरिक अस्थिरता है, ठीक, छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य, इस सब कारणों के कारण मतलब यूनिटी नहीं आ पा रही थी। इसीलिए बाहर का टुच्चा सा राजा आता है और यहाँ आगे चला जाता है। तो अब देखिए राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर तो उसकी बात हटा दीजिए, वो सब वही चल रहा था। अब इसमें एक पॉइंट आता है, काफ़ी बर्निंग पॉइंट है, जयचंद। आप सबने नाम सुना होगा जयचंद, कन्नौज के शासक, राठौर वंश से रिलेटेड थे, गढ़वाल कन्नौज के शासक थे जयचंद, जिनकी पुत्री संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान ने बलपूर्वक या अपहरण करके विवाह किया था। वो जैसे लोग कुछ कार्यक्रम में देखते हैं, उसमें प्रेम प्रसंग को दिखाया गया है, कहीं ना कहीं इतिहास में ऐसा कहीं नहीं बताया गया प्रेम प्रसंग के बारे में। सभी राइटर्स लिखते हैं कि संयोगिता को बलपूर्वक या अपहरण करके पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया था, जिससे पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के संबंध खराब हो गए थे। ठीक है, जयचंद के संबंध खराब हो गए। अब जयचंद ने तराइन के युद्ध में, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी समृद्ध तौर बता रहे हैं, जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को मदद नहीं की थी, पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की थी तराइन के, ना तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना ही सेकंड वॉर में मदद नहीं की थी। और यही कारण, जब उन्होंने उसकी मदद नहीं की तो यही तीसरी बार वही मोहम्मद गौरी जयचंद के पास आ जाता है और उसको भी हरा के चला जाता है। यही इस तरह की, इसको इतिहासकारों ने बहुत ही मूर्खतापूर्ण डिसीजन बताया है कि जयचंद एक, जिसको मुस्लिम इतिहासकार मतलब मोहम्मद गौरी के ही इतिहासकार बता रहे हैं कि वो भारत का महानतम हिंदू शासक था, मतलब पावरफुल जयचंद शासक था, लेकिन जब उसने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान आ जाता है और उसके बाद जयचंद भी इसीलिए हारा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इतिहासकार इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जयचंद के डिसीजन को मूर्खतापूर्ण उन्होंने बताया है। ठीक है, तो भारत की स्थिति में सामरिक तौर पर आप समझ गए होंगे, छोटे छोटे राज्यों में बता, हर कोई अपनी अलग दुकान खोले बैठा है, एक सेंट्रल यूनिट की कमी देखने को मिलती है, आंतरिक संघर्ष देखने को मिल रहा है। ठीक, अभी इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद क्या आता है, अब मोहम्मद गौरी की हम लोग एक एक करके सारे उसकी प्लानिंग्स पे डिस्कस करेंगे, सब युद्धों पर कैसे कैसे वो मतलब पूरी हम उसको मृत्यु तक उसको लेते जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो मोहम्मद गौरी का स्टार्ट होता है, यहाँ से पहला वार शुरू 1175। सबसे पहला छोटा सा राज्य है तो छोटे पे, अब सीधे उसने पंजाब पे अटैक नहीं किया, कोई जानता कि गजनवी वंश का शासक था, इतने भी कमज़ोर नहीं हुए कि हमको उनको हरा के चले जाएंगे। तो उसने पहले सीमावर्ती क्षेत्रों को कॉलेट करना शुरू किया। तो सबसे पहले उसने मुल्तान पर अटैक किया। तो यहाँ जो शासन था वो करमाथी संप्रदाय के लोगों का था, जिन्हें इस्लाम द्रोही भी कहा जाता है, इस्लाम द्रोही भी कहा गया, इस्लाम द्रोही का। तो इनको तो आसानी से जीत लिया। अब इसी के मुल्तान के उत्तर में जाता है सिंध, मुल्तान के उत्तर में जाता है सिंध में। अब देखिए सिंध में जब जाता है तो यहाँ सिंध पे एक ऊंच नामक जगह है, वहाँ पे जाता है, वहाँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग बताते हैं, ऐसा कि राइटर्स बता देते हैं कि यहाँ पर भट्टी राजपूतों का शासन था। यहाँ मैं याद रखिएगा, मैं लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसको अभी डिनाई कर दूंगा। तो भट्टी राजपूतों का शासन था, और वो लिखते हैं आगे कि इनकी भट्टी राजपूतों की रानी मोहम्मद गौरी के कुचक्र में फंस जाती है और अपने ही राजा को विष देकर मार देती है, जिससे सिंध उच्च पर मोहम्मद गौरी का अटैक, वो कहा जाता है, विजित कर लेते हैं, उस राज्य को विजित कर लेते हैं। लेकिन आगे जब बात होती है तो इस बात को इतिहासकार डिनाई कर देते हैं। उनका मानना है कि सिंध में कभी भी भट्टी राजपूतों का शासन रहा ही नहीं, इस बात को डिनाई कर देते हैं। तो भट्टी राजपूतों के शासन को
भट्टी राजपूतों के शासन को डिनाई कर दिया जाता है कि यहाँ पर इतिहासकार मानते हैं कि इसका कभी शासन रहा ही नहीं। उनका मानना है कि यहाँ भी कर्माथी संप्रदाय के लोग रहते थे और इसको भी जीत लिया था। और जीता का तो देखिए 1872 अटैक तो कर लिया, लेकिन जब पूरी तरह कंट्रोल 1182 में मतलब 7 साल बाद पूरी तरह विजित किया था। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो मोहम्मद गौरी वहीं पर खड़ा है, मोहम्मद गौरी अपनी सेना तैनात करके कहीं और चले गए। अब धीरे धीरे 7 साल में उसने जीता। अभी हम लोग जब तराइन का प्रथम युद्ध द्वार पढ़ेंगे तो इसी जगह एक और रेफरेंस आएगा। 1882 में सिंध पर उसने पूरी तरह कब्जा कर लिया, कुछ पर अटैक किया था लेकिन पूरी तरह सिंध पे 1182 में कब्जा कर लिया। अब देखिए थोड़ी सी पावर बढ़ी तो आ गया मोहम्मद गौरी को गुस्सा। उनको लगा कि हम तो बन गए बाहुबली, अब किसी को भी जीत लेंगे। गलती कर बैठे, यहीं पर गलती कर बैठे, दूसरे ही युद्ध में गलती कर बैठे। 1178 to 79 ऐसा कुछ, कहीं 78 बताया, कहीं 79, मतलब दोनों लिख दिया मैंने। तो 1178 कहाँ अटैक कर दिया? गुस्से में आके अटैक किया इन्होंने आहिनवाड़। देखिए सब कुछ लिखा रहता है, नाहर वाला भी लिखा रहता है, कभी नाहर वाला युद्ध भी बोलते हैं और कभी गुजरात युद्ध भी बोलते हैं, तो तीनों मैंने लिख दिया, ठीक है। अमूमन गुजरात सिलेक्टेड बुक्स में लिखा रहता है, आहिनवाड़ ही लिखा रहता है, हिंदवाड़ा का युद्ध या आहिनवाड़ युद्ध। अब देखिए गलती कर दी यहीं पर। 1175 में इसको जीता, पावरफुल है, बाहुबली अपने को समझने लगे, तो यहाँ पे गुजरात पे अटैक करते हैं। यहाँ पे शासन था चालुक्य वंश के, चालुक्य वंशी मूलराज द्वितीय का शासन था, ठीक। अब इन पे जब अटैक करते तो इन्होंने अपने भाई बाघेल भीम द्वितीय को भेजा, ठीक। और जो सेना नायक था वो इनकी माँ, विधवा माँ थी, क्या नाम था उनका? नायिका देवी, जो नेतृत्व कर रही थी नायिका देवी। इनकी माता जी थी और नायिका देवी विधवा माँ थी, ठीक है। इनके नेतृत्व में बाघेल भीम ने युद्ध लड़ा और शायद कायद्रा नामक जगह पे था, कायद्रा का युद्ध बोला जाता है, ठीक। ये थी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पूछा जाता है मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भारत में किस राजा ने पराजित किया था, इसीलिए पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूँ। बाघेल भीम ने गुजरात में जब ये युद्ध कायद्रा में युद्ध लड़ा गया तो मोहम्मद गौरी को डिफीट किया था और बहुत बुरी तरह आया था। मोहम्मद गौरी हार गया था इस युद्ध में, पूरी तरह, और इतने बुरी तरह आया था कि उसने अपने जीवन भर कभी भी गुजरात की तरफ अटैक करने की सोची भी नहीं, ठीक है। लेकिन बाद में ऐबक ने एक बार अटैक किया था, उसको अपने नियंत्रण में ले भी रहा था। अभी जब ऐबक के बारे में पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए 1178-79 में आहिनवाड़, नाहरवाला या गुजरात में अटैक करता मोहम्मद गौरी। वहाँ मूलराज द्वितीय का शासन होता है जो बाघेल भीम द्वितीय को भेजते हैं, और सेना को जो कंट्रोल कर रहा होता है, जो सेनापति होता है, उसकी नायिका देवी, उनकी विधवा माँ होती है, उसके नेतृत्व में कायद्रा में युद्ध होता है और बाघेल भीम विजयी होता है, बहुत अच्छी तरह विजित होते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भारत में किसने हराया। देखिए पहली हार हो रही मोहम्मद गौरी की, और भी 3 हारें होंगी इसके जीवन में, इसको 3 हार मिलेंगी। तो इसी के साथ हम लोगों ने इस तरह गौर वंश की स्टार्टिंग पढ़ी और हमने गौर वंश का स्टार्ट कर दिया कि एक युद्ध, इंपॉर्टेंट युद्ध पे करेंगे, सब पर चर्चा नहीं करेंगे, बस कुल मिला के एक स्टेप टाइप का दिमाग में फीड करते हैं, कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि कहाँ युद्ध लड़के कहाँ क्या क्या कर रहा था मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में जहाँ और युद्धों के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टार्ट करेंगे मोहम्मद गौरी के आक्रमणों पर चर्चा करते हुए। सबसे पहले उसने मुल्तान पर अटैक किया, मुल्तान को अपने डोमिनेट किया। देन सिंध को पूरी तरह 1182 में अटैक कहा जाए डोमिनेट किया। देन उसके पहले ही उसने 1178-79 में गुजरात पर अटैक किया, लेकिन पूरी तरह पराजित हुआ। अब इसके बाद उसने क्या किया? अब इसके बाद 1179 उसी के गुजरात विजय के ही, गुजरात में जब हार हुई उसके अगले ही साल या उसी साल उसने क्या किया? अब अटैक किया पंजाब या पेशावर में।
कहीं कहीं बुक में पेशावर भी लिखा रहता है और कहीं कहीं बुक में पंजाब भी लिखा रहता है, तो दोनों लेके चलते हैं पंजाब, क्योंकि पेशावर उस समय पंजाब के कंट्रोल में था। इस चीज़ को समझने वाला है, क्योंकि इसके बाद ही चीज़ें बहुत क्लियर होने लगेंगी। उस समय पंजाब पेशावर पंजाब कंट्रोल में था और पंजाब पे शासन किसका था? महमूद गजनवी या गजनवी वंश का शासन था। और पंजाब अधीन तो था, देखिए पेशावर पंजाब के अधीन था और पंजाब में जिसका शासन था वो अपने एक सेनापति को या किसी सब्स्टिट्यूट को बैठा लिया। तो मेन राजा लाहौर में बैठा था, खुसरो मलिक या खुसरो मलिक लाहौर में बैठा करता था। ठीक, अब देखिए इसने जब इसको पेशावर पर अटैक किया तो आराम से जीत लेता है, ठीक है, आराम से विजित किया। अब इसके बाद क्या करता है वो लाहौर की तरफ बढ़ता है, लाहौर की तरफ बढ़ा, लगभग 1181 में लाहौर तक बढ़ा। वहाँ पर कॉमन सी बात है, वहाँ पर शासन किसका था? खुसरो मलिक का। अब उसको पता चल गया कि यहाँ पर वो आ गया है मोहम्मद गौरी, तो उसने क्या किया, एक तरह से ट्रीटी कर ली, एक तरह से ट्रीटी कहेंगे, ट्रीटी कर ली। और क्या किया, काफ़ी भेंटें दी। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि भेंटें दिया करता था, गिफ्ट दिया करता था, और अपने एक पुत्र को बंधक के रूप में मोहम्मद गौरी के पास रख दिया। कह रहे हमसे लड़ो नहीं, हमें ये हिंसा नहीं पसंद है, आप मेरे एक पुत्र को रख लो बंधक के तौर पे और मैं आपको गिफ्ट देता रहूँगा, पैसा ऐसा सप्लाई करता रहूँगा, आपको खुश रखूँगा, लेकिन हमसे युद्ध ना करो। ठीक, इस तरह में यहाँ से 82 में मोहम्मद गौरी यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके सीमावर्ती इलाकों को जीतता रहता है। जैसे एग्जाम्पल तो 11 इसी बीच जैसे सियालकोट का किला होता है, इसी के आसपास सियालकोट का किला होता है, इसको जीत लेता है। आसपास के जितने क्षेत्र होते हैं इस दौरान जीत रहा है, क्योंकि अब जब शासक ही कुछ नहीं कर रहा है तो जीत रहा है। लेकिन यहाँ पर सियालकोट का किला देखिए जीता है, लेकिन जो ये खुसरो मलिक था इसको थोड़ा सा डर लग रहा है, उसको डर लग रहा है कि मोहम्मद गौरी आसी पास है, कभी भी अटैक कर सकता है, हम पर अटैक कर सकता है। तो इसने भी एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी, इसने ट्रीटी प्लस कर लिया। खोखर जनजाति थी, मैंने बताया था खोखर जनजाति पंजाब की थी, थोड़े से एग्रेसिव स्वभाव के थे, मतलब युद्ध प्रिय जनजाति थी। इनसे कर ली, एक तरह से मित्रता कर ली, और क्या कर लिया, इस किले को घेर लिया जो मोहम्मद गौरी पहले से जीत चुका था। 1884 में इसको जीता था, ठीक है, 1884 में इसको जीता था और इस पर कर लिया कब्जा। किसने? खुसरो मलिक ने, जो गजनवी वंश का आखिरी शासक है, ठीक है, तो बहराम शाह का पुत्र और गजनवी वंश का अंतिम शासक, इसको इसने कर लिया। अब क्या हुआ इसके बाद, 1186 में गौरी वापस आता है, पूरी सेना के साथ वापस आता है। कहता अब तो तुमको हम मार ही देंगे, ठीक। लेकिन जब सामने देखता मोहम्मद गौरी आ गया है, अब इतनी बड़ी सेना है, हमारी तो टुच्ची सी सेना है, हम क्या इसको हरा पाएंगे, तो क्या सरेंडर कर दिया, दुर्ग के बाहर आ जाता है। एक पहली गलती किए बैठे हो और फिर दुर्ग के बाहर आ गए सरेंडर करने के लिए। तो इस बार मोहम्मद गौरी सरेंडर नहीं किया, इसको कर लिया, बंदी बना दिया। और कहीं बल्खानिस्तान या गर्जिस्तान जगह का नाम है, वहाँ पे इसको भेजकर गर्जिस्तान में वहाँ इसको भेजा और 1192 में उसकी हत्या करवा दी, काम ही ख़त्म करवा दिया। इस तरह खुसरो मलिक जो गजनवी वंश का आज के शासक था मारा गया। अब मोहम्मद गौरी बिल्कुल मतलब फ्री ऑफ माइंड बैटिंग करेगा, फील्डिंग पूरी सच चुकी है, पैसा भी खूब है, अब हम बैटिंग करेंगे। और पंजाब पर जब ये मर गया तो पंजाब पे इसका हो गया अधिकार, पूरी तरह से पंजाब पे इसने अधिकार कर लिया। देखिए सेना भी मिल गई, पैसा भी मिल गया, राज्य भी मिल गया। अब देखिए यहाँ से सब कुछ, अब इनकी नीतियाँ पलट ले, अब इन्होंने स्पीड पकड़ी, रन रेट बढ़ाने लगे। अब ये लोग मोहम्मद गौरी अपने राज्य का विस्तार के लिए एक नई नीति अपने आप बहुत तेज़ी से विस्तार करने लगे। तेज़ी से विस्तार क्या किया, देखिए 1179 हो गया। अब इसके बाद जब पंजाब को इन्होंने जीता, ठीक, पंजाब को जीता, तो एक बात और देखिए, पंजाब पर इन्होंने कब्जा कर लिया। पंजाब पर कब्जा किया तो इसकी जो सीमाएं थी वो कहाँ से मिलने लगी, दिल्ली और अजमेर से।
दिल्ली व अजमेर से। ठीक, चीज़ें समझे कि तराइन का युद्ध ऐसे नहीं हो गया था, कारण था उसके पीछे। दिल्ली व अजमेर से लगा और यहाँ पे शासन किसका था? पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान का। अब देखिए इनके मैं दो नाम और बताऊंगा। ठीक, पृथ्वीराज चौहान, ये राय पिथौरा भी कहा जाता है, राय पिथौरा, या फिर पृथ्वीराज तृतीय, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। पृथ्वीराज तृतीय, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। इनके बारे में कहानी तो आपको पता ही है। कन्नौज के शासक राठौर वंशी जयचंद की पुत्री संयोगता के बलपूर्वक या अपहरण करके इन्होंने विवाह कर लिया था, जिसके कारण जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की कट्टरता यानी शत्रुता काफ़ी बढ़ गई थी। एक दूसरे को कहा जाए फूटी आँख नहीं सुहाते थे, मतलब इतनी शत्रुता काफ़ी बढ़ गई थी। अब इस देखिए कारण क्या था तराइन के युद्ध का। पंजाब पर मोहम्मद गौरी का पूरा आधिपत्य है, जिसकी सीमाएं दिल्ली और अजमेर से बढ़ रही हैं, और दिल्ली और अजमेर पर शासन किसका है? पृथ्वीराज चौहान का। तो फिर यहीं पर इसी फील्डिंग पे बनता है 1191 तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध हुआ क्या? तराइन के युद्ध में अभी भी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की कोई दुश्मनी नहीं सामने आ रही, ना तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करना चाहता है, ना तो ये अटैक करना चाहता है। लेकिन जब पंजाब पर एक किला होता है भटिंडा, जिसे भटिंडा में किला होता है जिसे सबर हिंद का भी किला बोलते हैं, सबर हिंद जो भटिंडा में होता है, इसके किले पर वो कब्जा कर लेता है। देखिएगा, कब्जा करके यहाँ पे जियाउद्दीन को इसके संरक्षण में रख के देता है, किले के संरक्षण में देता है और वापस लौट रहा होता है। देखिए उसको पृथ्वीराज चौहान को पता है ये सीमा में आ गया, आज नहीं तो कल हम पे अटैक करेगा, तो अब जरूरी है कि इसको अपने अकॉर्डिंग अटैक किया जाए। तो इधर ये जब इस पे किले पे अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा था, तो उधर पृथ्वीराज चौहान पूरी सेना लेके आ जाते हैं और दोनों में गौरी और इसमें युद्ध होता है। गौरी प्लस वर्सेस पृथ्वीराज चौहान में युद्ध होता है। कहाँ होता है? हरियाणा के पास करनाल नामक जगह पे है। हरियाणा में करनाल नामक जगह पर, करनाल के निकट ही कोई जगह है तराइन, वहीं पे होता है युद्ध। ठीक, दोनों में युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान विजित हो जाते हैं और मोहम्मद गौरी किसी तरह घोड़े पे चढ़ के भाग जाता है। किसी तरह एक सैनिक सहायता कर देता है तो घोड़े चढ़ के भाग जाता है। टीवी में आप लोगों ने देखा होगा कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जीवन दान दिया, ऐसा नहीं है, किताबी तौर पर खैर फिलहाल ऐसा नहीं है। जो राइटर्स लिखे हैं उन्होंने कहा मोहम्मद गौरी घोड़े चढ़ के भाग जाता है। ठीक, अब यहाँ कहानी खत्म हुई 1191 की। अब इसके बाद 1192 यही तराइन का दूसरा, इसी फिल्म का दूसरा पार्ट, तराइन का सेकंड वार। अब इसमें क्या होता, मोहम्मद गौरी वापस तो लौट गया, लेकिन अब उसे लगातार 2 भारतीय राजाओं से हारा था। गुजरात के मूल राजदूती थे इधर पृथ्वीराज चौहान से। अब उसे भारतीय ताकत का अंदाजा होने लगा था, है ना, लेकिन वो हार नहीं माना। ऐसा कई राइटर्स लिखते हैं कि वो काफ़ी चिंतित रहा 1 साल तक, मतलब कहा जा खाना नहीं खाता था, काफ़ी अपने प्लानिंग्स में बहुत एनालाइज किया, अनुसंधान किया, और अब पूरी 1 साल के बाद तैयारी करके पूरा फुल फॉर्म में बैटिंग करने आया। और फुल फॉर्म बैटिंग करने आया, काफ़ी सेना को काफ़ी विस्तृत किया, काफ़ी प्लानिंग्स की। उस प्लान के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे लास्ट स्लाइड में, लेकिन अभी तो हम युद्धों पर चर्चा कर रहे हैं। तो मोटे तौर पे देखिए, इसने कई बड़े बड़े सेनापतियों को अपनी सेना में शामिल किया, जिसमें देखिए कई तो थे, लेकिन जिनका नाम अभी आएगा उन्हीं पे हम नाम बता देते हैं। ताजुद्दीन, यालदौज, कुबाचा और ऐबक। इनका नाम मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी ये नाम फिर से हाईलाइट होंगे। एक तुगरिल भी था, तो इनको अपनी सेना में शामिल किया। मैंने कहा ये अपने आप के रेसलर टाइप के लोग थे और युद्ध में काफ़ी पारंगत थे, तो इनको अपनी सेना में शामिल किया। और अब एक बार फिर से तो दोबारा ललकारा पृथ्वीराज चौहान को, और इस बार क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गया। इस बार गौरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया।
और हार क्या गया, हार तो गया ही। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में कितने पॉइंट्स ऑफ व्यू बताए गए, 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू बताए गए, ठीक है। 3 पॉइंट, एक तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। देखिए मैं राइटर का नाम बोल मिनहाज उस सिराज, ये एक राइटर है, इतिहासकार हैं। तो इन्होंने लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान को तत्काल मार दिया था, मोहम्मद गौरी ने तत्काल मार दिया था, वध कर दिया था। इसको भी ज़्यादा सम्मानता नहीं मिली। दूसरा राइटर है चंद बरदाई, जो आप लोगों ने देखा है टीवी के प्रोग्राम में, इसी का स्लोगन बताया गया है। चंद बरदाई के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी अपने साथ बंदी बनाकर ले गया था गजनी। अब जब वहाँ ले गया था तो उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी और बाद में पृथ्वीराज चौहान की भी हत्या कर दी गई, ठीक, ऐसा बताया गया। शब्द भेदी बाण वाला सिस्टम इसमें बताया गया। शब्द भेदी बाण वाला, पहले मोहम्मद गौरी को मारा, देन उसको भी मार दिया गया। अब तीसरा बताया गया है हसन निजामी ने बताया, अपनी राइटर बुक है ताजुल नसीर, जो बुक है ताजुल नसीर, इस बुक में बताया है कि जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर ले जाता है, ठीक, बंदी बनाकर ले गया, फिर पृथ्वीराज चौहान ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन जब कुछ दिनों बाद विद्रोह किया तो विद्रोह करने के बाद उसकी हत्या करवा दी। अब अधीनता स्वीकार की, इसके बारे में कैसे पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, क्योंकि जो सिक्के मिले पृथ्वीराज चौहान के टाइम के, जो सिक्के मिले उसमें बताया गया कि सिक्के के दो पहलू हेड एंड टेल, तो उसमें एक साइड लिखा है पृथ्वीराज देव और दूसरी साइड लिखा है श्री मोहम्मद शाम या सैम, ऐसे कुछ लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंग बताया जा सकता है, पर क्लेम किया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी का अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन जब उसने विद्रोह किया तो उसकी हत्या कर दी गई। अब इसी को सर्वमान्यता मिलती है, क्योंकि ये सबूत के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जब पृथ्वीराज चौहान को मार देते हैं तो अजमेर में पृथ्वीराज चौहान के पुत्र को गद्दी पर बैठा लेता है गौरी, ठीक, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र को बैठा, और दिल्ली पर भी पूरी तरह दिल्ली को भी विजिट कर लेता है, ठीक, दिल्ली को भी विजिट कर लिया। अब क्या हुआ इसके बाद, अब देखिए पहली बार ऐसा अस्तित्व में आ रहा है कि गौरी वापस तो लौट रहा है, लेकिन वापस लौटने के साथ साथ भारत में अपने एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है कि उसके जो विजित क्षेत्र है उसको सुरक्षा प्रदान करना, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक को वो अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया कि अब जो हमारे विद्रोह करे उसको तुम सबक सिखाना, समझ आए। तो अभी एक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। तो इस तरह हम लोगों ने पेशावर पंजाब का युद्ध पढ़ा, ऐसे रिजल्ट्स आए। इसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध पढ़ा। तराइन का युद्ध क्यों हुआ था, इसका कारण यही हुआ था, दिल्ली और जब उसने पंजाब जीता तो उसकी बॉर्डर मिल रही थी दिल्ली और अजमेर से, जहाँ पर शासन था पृथ्वीराज चौहान का। तो उसको लगा रहा था कि अब मोहम्मद गौरी हम पर अटैक करेगा। तभी जब बठिंडा का किला जीत रहा था तभी लौटते टाइम पृथ्वीराज चौहान आ जाता है युद्ध करने के लिए, और दोनों में युद्ध था, पृथ्वीराज चौहान जीतता है। उसके बाद दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीतता है। मृत्यु के बारे में ये पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है। अब जो पृथ्वीराज चौहान का एरिया था दिल्ली और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान के पुत्र को गद्दी बैठा दिया, उसको अपने अधीन भी कर लिया था, और उसके बाद दिल्ली पर पूरी तरह विजित कर लिया और प्रतिनिधि के तौर पे कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय विजित क्षेत्रों में स्थापत्य सुरक्षा की दृष्टि से नियुक्त कर दिया। अब मोहम्मद गौरी फिर से वहां गजनी लौट गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब कुछ निर्णायक युद्ध होते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तराइन के द्वितीय युद्ध पढ़ने के बाद अब हम लोग मोहम्मद गौरी के और जो मेन युद्ध लड़ा तराइन के युद्ध में, अब उसको पता चल गया कि भारतीय राजाओं को कैसे हराते हैं। पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तो अब पूरा कॉन्फिडेंस मेंटेन हो चुका है। 2 हार तो मिली, लेकिन 1-2 अच्छी जीतें भी मिल चुकी हैं।
तो अब इसके पास कॉन्फिडेंस मेंटेन हो गया। अब उसने पूरी फुल फॉर्म में बैटिंग करना स्टार्ट किया और चैलेंज कर दिया पृथ्वीराज चौहान के ससुर को, जयचंद को। 1194 गजनी से फिर वापस आता है, इस बार आता है और कहाँ टारगेट क्या करता है, कन्नौज और बनारस को, कन्नौज व बनारस को टारगेट किया गया। ठीक, तो कन्नौज में जब आता है अटैक करने, तो यहाँ पे जयचंद का शासक होता है। जयचंद कौन होते हैं, राठौर वंश के गढ़वाल नरेश राठौर वंश के राजा जयचंद। ठीक है, इनको इतिहासकारों ने हिंदुओं कहा जाए भारत का महानतम हिंदू शासक बताया जयचंद को। ठीक है, अब देखिए लड़ाई हुई, जयचंद की सहायता क्यों किसी ने नहीं की, क्योंकि तराइन में पृथ्वीराज चौहान की सहायता इन्होंने नहीं की थी। क्यों, क्योंकि इनकी पुत्री को पृथ्वीराज चौहान जबलपुर विवाह किया तो शत्रुता थी, इस कारण जयचंद की किसी ने सहायता नहीं की और जयचंद हार गया, मोहम्मद गौरी जीत गया। ठीक है, पूरी अच्छी तरह जीता सब कुछ, कन्नौज को राजा को हरा के। अब इसके बाद क्या किया, इसके बाद बढ़ा बनारस की तरफ, बनारस की तरफ बढ़ा और बनारस को मंदिरों को खूब लूटा, अथाह लूटा। ये कहा था इतना इसको कोष प्राप्त हुआ था, इतना धन प्राप्त हुआ था कि 1400 ऊंटों पे लाद के धन पूरा ले गया था। ठीक है, धन का मतलब जो इतने कोष इतने मिले थे, 1400 ऊंटों पे लाद के धन ले गया था। अब देखिए दो अच्छे अच्छे राजाओं को इसने हरा दिया भारत के, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, दो शक्तिशाली राजा को हराते। अब इससे क्या हुआ, इसकी विस्तारवादी नीति भारत में काफ़ी बढ़ने लगी और अब यहाँ से ये कहा जाए एक वास्तविक राज्य की स्थापना का उदय हुआ इसी युद्ध के बाद से। अब यहाँ से जब वो मोहम्मद गौरी गजनी वापस गया इसके बाद, फिर तो इसके बाद जब वापस जाता है तो ऐबक को अपना प्रधानमंत्री या फिर वायसराय या जनरल कुछ भी कह दीजिए नियुक्त कर दिया और कहा कि अब तुम सीमावर्ती पश्चिमी क्षेत्रों को जीतो। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्रों को जीतो तो लेकिन और जो विजित क्षेत्र है इन पर नियंत्रण भी स्थापित करने, इनकी सुरक्षा भी जिम्मेदारी है। तो ऐबक उसके एवज में ही जैसे राजस्थान गुजरात इनको जीतता पिया। गुजरात में भीम द्वितीय को जब लड़ाई होती है तो पहली बार तो ऐबक हार जाता है, लेकिन दूसरी बार जीत जाता है। वो सब ऐबक की बातें हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए अब एक सीन क्या बनना है, मोहम्मद गौरी वापस गजनी लौट के वहाँ जाके ये क्या पार्टी नहीं कर रहा है, वो वहाँ पे मध्य एशिया में ख्वारिज़म शाह के अगेंस्ट संघर्ष कर रहा है। यानी यहाँ से लौट के वहाँ पार्टी नहीं करता था, तो ख्वारिज़म शाह के जीवन भर उसने संघर्ष किया। अभी लास्ट में उसके बाद खुलती भी है। और उसके बाद यहाँ पर भारत के विजित क्षेत्रों में कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर दिया है। अब यहाँ पे एक नए कैरेक्टर का जन्म होता है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गौरी के टाइम पे यहाँ पे वो है सेनापति। ठीक है, यहाँ पे एक सेनापति का उदय होता है, एक नया सेनापति सामने आ गया जिसका नाम है इख्तियारुद्दीन, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। काफ़ी महत्वाकांक्षी और योग्य कहा जाए वीर बहादुर भी सेनापति होता है। इसने क्या किया, महत्वाकांक्षी था तो ऐबक से कहा कि आप चुपचाप बैठिए, मैं जीतता हूँ, मैं प्लानिंग अच्छी करूँगा, मैं जीत के आता हूँ, नाम आपका काम आपको, मुझको क्या करना, लेकिन मेरे तो बस प्रमोशन करते जाइएगा टाइम टू टाइम, ठीक है, इंक्रीमेंट देते जाइएगा, मैं यहाँ जीतता हूँ। योग्य भी था तो इसने भी यही किया, योजना बनाई। सबसे पहले 1202 में इसने बिहार विजय की योजना बनाई और जीत भी लिया। यहाँ पर इंदुमन भीरू का शासन था,
जो इसके अटैक से डर के पहले ही भाग गया, इंदुमन भीरू। बिहार विजय जीत के इसके बाद बंगाल विजय 1204 या 1205 के आसपास की बात है। यहाँ पे सेन वंशीय लक्ष्मण सेन का शासन था। लक्ष्मण, इनकी तो कहानी अपरंपार थी, तो अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। लक्ष्मण सेन का शासन था, तो ये भी आक्रमण से पहले ही डर के भाग गए, पीछे के दरवाजे से भाग गए थे। इनके पे अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी आगे जाके चर्चा करेंगे। तो अभी सामरिक तौर पर देख रहे हैं, तो लक्ष्मण सेन भाग गया, तो अब इसने बंगाल भी जीत लिया। लेकिन अब तीसरे स्तर आई तिब्बत 1205। तिब्बत में क्या हुआ, नगरवासी, याद रखिएगा, नगरवासियों किले के काजे जो रक्षक थे सब आपस में मिलकर आके लड़ गए बख्तियार खिलजी से, है ना। तो उनकी तो प्लानिंग होती, सामने आओ मारो, जिसको पा जाते थे उसको मारते थे। तो इससे क्या हुआ, इसका मैच टाई हो गया, नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट तो आया लेकिन दिखा नहीं, मेरे हिसाब से जो रिजल्ट आया वो दिखा नहीं। रिजल्ट ये आया कि बख्तियार खिलजी बुरी तरह घायल हो गया, इतनी बुरी तरह घायल हो गया कि अब इनकी हिम्मत नहीं बची युद्ध करने की। पहला युद्ध जीता तो कॉन्फिडेंस आया, दूसरा युद्ध जीता तो ओवर कॉन्फिडेंस आया, तीसरे युद्ध में मात खा गए। ठीक है, और किससे मात खा गए, किले के रक्षकों से और नगरवासियों से ही मात खा गया। तो अब ये इसके कारण क्या काफ़ी बीमार, या कहा जाए बीमार पड़ गया, इतना ये घायल हो गया, बीमार पड़ गया। और 1206 में इसी के एक सहायक अली मर्दान खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। और यहाँ पे इनका अली मर्दान खिलजी ने इसकी हत्या कर दी और इनका चैप्टर क्लोज कर दिया। ठीक, काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉर्ट टाइम पीरियड था, लेकिन बैटिंग अच्छी की, लेकिन ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार, अब देखिए, जब ये बिहार पे इन्होंने अटैक किया था, जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अटैक किया था, तो बिहार में ज़्यादातर बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र था। तो बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध मठों का ध्वस्त करवा दिया, बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करवाया था। और देखिए 2 विश्वविद्यालय थे, नालंदा और विक्रमशिला, 2 विश्वविद्यालय थे, नालंदा और विक्रमशिला, इसको भी तोड़वा दिया था। ठीक है, विक्रमशिला, इन दोनों विश्वविद्यालयों को भी तोड़वा दिया था इसी बख्तियार खिलजी ने। ठीक, बिहार में इंदुमन भीरू का शासन था। अभी कुछ पॉइंट्स और भी हैं, लेकिन जब हम लोग और डिटेल में चलेंगे, धीरे धीरे सब पॉइंट्स पर कवर करेंगे, निश्चित रहें आप लोग। तो अभी हम लोग सिर्फ मोहम्मद गौरी को टारगेट करते हुए उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है, 1206 में इनका चैप्टर क्लोज हो गया, छोटा सा पॉइंट था तो डिस्कस कर लिया। अब और आगे चलते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड में मोहम्मद गौरी क्या कर रहा है, 1202 से 1206 में मोहम्मद गौरी क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है मोहम्मद गौरी, क्या कर रहा है, इस पर देखते हैं। मोहम्मद गौरी कर रहा है कि मोहम्मद गौरी का लास्ट चैप्टर है, यहाँ पे मोहम्मद गौरी को हम लोग ख़त्म कर देंगे, उसका मर्डर कर देंगे। तो मोहम्मद गौरी वही मध्य एशिया में अपने ख्वारिज़्म शाह के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। यहाँ पर गौरी और ख्वारिज़्म शाह के विरुद्ध, ख्वारिज़्म शाह के बीच युद्ध हो रहा है, संघर्ष कर रहा है। वो सीना तैनात करके जाता है, फिर ख्वारिज़्म शाह मार के भगा देता है, फिर तैनात करके फिर करने जाते हैं, फिर मार भगाते हैं। वो बहुत लंबे टाइम से गजनवी भी है जिन जीवन पर करते रहे मध्य एशिया में, लेकिन साल्जुक वंश के अगेंस्ट कभी भी पार नहीं पा पाए। तो यहाँ पे 1205 में एक लड़ाई होती है दोनों के बीच, इसे अंधखुद का युद्ध कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके अंधखुद का युद्ध दोनों के बीच में हुआ है। इसमें क्या होता है, गौरी बुरी तरह पराजित होता है, बुरी तरह पराजित होता है, घायल भी हो जाता है, मतलब कहा जाए एक तरह से डिमाइस, मतलब मृतप्राय हो गया है, मरणासन स्थिति आ गई है। और वहीं पे ख्वारिज़्म शाह इतना खुश होता है कि यहाँ पे वो सिकंदर द्वितीय की उपाधि भी धारण करता है। इतनी बुरी तरह हराया, सिकंदर द्वितीय की उपाधि भी धारण किया ख्वारिज़्म शाह ने। यहाँ पे तो गौरी की मरी आ गई है और वहाँ ख्वारिज़्म शाह खुशियाँ मना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब गौरी की ये हालत हो गई, बिल्कुल मरणासन हो चुका है, तो एक अफवाह उड़ जाती है, अफवाह उड़ जाती है कि गौरी की मृत्यु हो गई। ये सिर्फ अफवाह उड़ती है, अफवाह उड़ती है, रूमर आता है कि गौरी की मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने से क्या होता है, वही हुआ जिसका डर था। भारत में जो वीर क्षेत्र थे सब एक एक करके विद्रोह करना शुरू करते, क्योंकि जो बॉस तो चला ही गया, बाकी सब है उसको हम देख लेंगे। तो
भारत में कहा जाए ऐबक की स्थिति संभाले नहीं संभलती है, और खासकर पंजाब में खोखर जनजाति काफ़ी एग्रेसिव स्वभाव के हमेशा चर्चा में बनी रहे, तो खोखर जनजाति पे विरोध क्या जाए विद्रोह कर देते हैं। पूरे साथ सबके सब एक साथ विद्रोह कर रहे हैं, तो ऐबक से स्थिति संभाली नहीं जा रही है, और ऐबक से स्थिति संभाली जा रही है, तो फिर वही वह मोहम्मद गौरी फिर आता है 1206 में, फिर आता है 1206 में, और सबसे पहले पंजाब में खोखर जनजाति के विद्रोह को, खोखरों का दमन करता है। खोखर का इस विद्रोह का दमन किया, इसने दमन किया, स्थिति कंट्रोल में की, मतलब कर्फ्यू लगा दिया, स्थिति कंट्रोल में कर ली। अब इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, अब पूरी स्थिति को संभाल के ऐबक से कहा कि तुम दिल्ली जाओ और राजा बन के बैठो, कुछ भी हो जाए तुम्हारे पास पूरे राइट से, किसी को भी कोई भी एक्शन ले लेना, मुझको बुलाने की जरूरत नहीं है। ठीक, पूरे मतलब अब यहाँ से ऐबक को उसने पूरी पावर दी थी और दिल्ली की गद्दी में बैठा दिया। और यहीं से नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, यहीं से स्टार्ट होगी। अब इसके बाद ऐबक जब वो मोहम्मद गौरी जब लौट रहा होता है, रिटर्न कर रहा होता है, गजनी की तरफ रिटर्न कर रहा होता है, तो सिंध नदी के पास दमयक नामक जगह पर अपना शिविर लगाया होता है। दमयक नामक शिविर लगा होता है और नमाज अदा कर रहा होता है। नमाज के टाइम जब नमाज अदा कर रहा हो तो कुछ ही ने इसकी हत्या कर देते हैं, इसकी हत्या कर देता है। और कुछ राइटर्स बताते हैं कि ये खोखर जनजाति का ही एक सैनिक होता है जो इसकी हत्या कर देता है। कारण भी बनता है, बाकी नॉर्मल कौन इसकी हत्या करेगा, तो खोखर जनजाति का ही कोई सैनिक होता है, वो इसकी मोहम्मद गौरी की हत्या करता है। इस प्रकार मोहम्मद गौरी का चैप्टर क्लोज हो जाता है। ठीक है, पूरी आप एक ही वीडियो में देखें तो पूरा समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कैसे कैसे वो जीतता है। लेकिन इतना सक्सेस नहीं होगा कि पूरे भारत को जीत ले, लेकिन अपने राज्यों को जीत कर एक दमदार प्रतिनिधि को बैठाल के ही जाता है मोहम्मद गौरी। अब देखिए मोहम्मद गौरी के बाद क्या होता है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं होता है, उत्तराधिकारी कोई नहीं है। तो इसका भतीजा बैठता है, भतीजा महमूद बैठता है, महमूद। और ये भी कोई खास शासक नहीं होता। फिर ताजुद्दीन बैठते हैं, ताजुद्दीन बैठता है। इस तक कुल मिला के एक अच्छा शासक बैठ नहीं पाया जो राज्य को स्थिरता दे। ये सिर्फ गजनी की बात चल रही है, यहाँ की बात नहीं। यहाँ तो ऐबक बैठा है, इंडियन भारत में ऐबक बैठा है सारे संस्थान, लेकिन गजनी में जो उसने क्षेत्र जीते हुए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए योग्य शासक है नहीं। तो ख्वारिज़्म शाह ने इस मौके फ़ायदा उठाया और उसके अधीन क्षेत्रों को अपने अंडर में ले लिया। ठीक, यहाँ से अब देखा जाए कि गजनी का इतिहास कहीं ना कहीं शिथिल पड़ गया और धीरे धीरे साल्जुक वंश ने ख़त्म कर दी। वो वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। तो यहाँ से अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से मोहम्मद गौरी का चैप्टर क्लोज हुआ। और अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो से में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत जो ऐबक से स्टार्ट होगी, दिल्ली सल्तनत ऐबक से स्टार्ट होगी। ठीक है, मोहम्मद गौरी का यहाँ से चैप्टर खत्म होता है। पूरी जीवन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, जितने युद्ध थे, क्या जीती थी। लेकिन अभी हम लोगों ने सिर्फ समरी देखी है, समरी देखी, ज़्यादा उसके बारे में चैप्टर को एनालाइज करने की कोशिश नहीं की है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए मोहम्मद गौरी का मर्डर हो गया, मतलब उसकी हत्या हो गई। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के कैरेक्टर का वैल्यूएशन करेंगे, और साथ ही साथ भारत की हार का भी वैल्यूएशन करने की कोशिश करेंगे। भारत के राजा क्यों हार रहे थे। ठीक है, तीनों युद्धों के बाद उन्होंने मूर्खतापूर्ण डिसीजन लेते हुए कुछ भी नहीं सीखा और सब कुछ हारते चले गए। तो एक स्लाइड बची है, मुश्किल से 10 से 12 मिनट का टॉपिक है, उसको भी हम कवर करते हुए आज मोहम्मद गौरी का टॉपिक क्लियर करेंगे। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, पूरी समरी इसी नेक्स्ट स्लाइड में ही आएगी, जो मोहम्मद गौरी के कैरेक्टर को समराइज करते हुए भारत के राजाओं को समराइज करते हुए चैप्टर क्लोज करेंगे। चलिए अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। पूरे वीडियो की ये समराइज स्लाइड है, इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, मोहम्मद गौरी का कैरेक्टराइजेशन करेंगे और भारतीय राजाओं का कैरेक्टराइजेशन करेंगे कि क्यों हार रहे थे और कौन बेटर है। बेटर तो नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ दोनों का वैल्यूएशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मोहम्मद गौरी को लेके चलते हैं, मोहम्मद गौरी के बारे में उसका वैल्यूएशन करेंगे। तो देखिए, अगर आप रिजल्ट्स को ध्यान में रखकर तीनों राजा मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी रिजल्ट को ध्यान में रखकर देखेंगे तो तीनों राजाओं में सबसे बेस्ट या कैसे सबसे ऊपर बैठेगा मोहम्मद गौरी। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम तो उसका उद्देश्य ही दूसरा था, भारत पर अटैक करने का, लेकिन महमूद गजनवी का उद्देश्य तो था, लेकिन
वो उसका उद्देश्य सिर्फ लूटने तक सीमित रह गया था, सिर्फ लूट, उसने इस राज्य विस्तार नहीं किया। लेकिन मोहम्मद गौरी ने लूटने के साथ साथ बनारस के मंदिर को देखे लूटा, कई इस तरह लूटे, तो साथ ही साथ भारत में हमने राज्य का विस्तार भी किया। तो विस्तार की अगर दृष्टि से देखें तो मोहम्मद गौरी टॉप पे बैठता है। ठीक। दूसरी बात, एक महत्वाकांक्षी राजा था, उसका मानना था कि अपने राज्य का विस्तार करें, अपने राज्य का विस्तार। तभी तो एक छोटा सा राज्य इतने बड़े विस्तार में शामिल हो गया, और यहीं भारत के साथ साथ वो एशिया में भी हमेशा संघर्षरत रहा। तो कहा जाए दूसरी बात, महत्वाकांक्षी भी था मोहम्मद गौरी, विस्तारवादी था और महत्वाकांक्षी भी था। ठीक। और आगे देखते हैं, ये सब पॉइंट मैं बताता जा रहा हूँ, तीसरा आप नोट करते जाइएगा। अब और आगे पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंट बंदा बहुत था, कभी हार नहीं मानता था। 3 युद्ध हारे उसने। देखिए, पहले गुजरात में हार गया, फिर तराइन के युद्ध में हार गया, अंधखुद के युद्ध में हार, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। उठता था, फिर खड़ा होता था और फिर पूरी ताकत के साथ युद्ध करता था। जैसे भारतीय राजा तरह नहीं था कि भारत में एक राजा थे जयपाल जो सुसाइड कर लिए थे, उस तरह नहीं था कि इतने अपमान से अपमानित, अपने जो हार से इतने अपमानित हो कि सुसाइड कर लिया, ऐसा उसने गुण नहीं था। वो पूरा विश्वास, बल्कि आत्मविश्वासी व्यक्ति था। और ये कहा जाए आत्मविश्वास के साथ साथ योग्य शासक भी था। योग्य शासक क्यों कहेंगे? क्योंकि कि लोगों को अच्छे सेना नायक को पहचानने के काफ़ी गुण थे, इसीलिए सेना नायक को पहचानने गुण के साथ उसने जैसे कि ऐबक, तुगरिल, यल्दौज, ताजुद्दीन, कुबाचा, इस तरह के सेना नायक को अपने भर्ती को, तभी तो उसको एक पारखी नज़र थी एक अच्छे योद्धा को पहचानने की। तो कहा जाए योग्य शासक भी था, योग्य शासक पर। और आगे देखते हैं तो कहा जाए सिर्फ जीवन में उसने लड़ाइयाँ नहीं की, संस्कृति और दार्शनिक के भी संस्कृति का भी योगदान दिया। तो संस्कृति दो कहा जाए राइटर उसके यहाँ थे, फ़खरुद्दीन राजी नाम था। देखिए, हो सकता है मैं फ़खरुद्दीन राजी, हो सकता है नाम थोड़ा सा गलत हो जाए, फ़खरुद्दीन राजी और नाजिम करके कुछ नाम था। ठीक है, देख लीजिएगा, ये नाम से आप देख लीजिएगा, नाजिम करके नाम था। तो इनको अपने दरबार में शरण दे रखी थी, इनके दरबार में थे। तो इतने सारे क्वालिटीज़ थे, विस्तारवादी निजी, मतलब उसका एक टारगेट था, ऐसे नहीं बिना टारगेट के ही लूट रहे हैं। गजनवी जब बिना टारगेट जिसको पाता था उसको लूट लेता था, ऐसा था। एक भारत में विस्तारवादी करने थे, महत्वाकांक्षी था कि हमको लूटना तो है, साथ ही साथ अपने राज्य को स्थिरता भी देनी है, स्थायित्व भी देना है, इसीलिए ऐबक को नियुक्त करके जाता था कि अब जो विद्रोह करे उसको दंडित करना। तीसरा, आत्मविश्वासी था, कभी भी हार से विचलित नहीं होता था, फिर खड़ा हो जाता था और युद्ध में हार जाता था, अच्छी प्लानिंग करता था और फिर से एक बार युद्ध के लिए तैनात हो जाता था। फिर चौथा, योग्य शासकों को योग्य शासक था, मतलब एक अच्छी पारखी नज़र उसकी देखने को मिलती थी। इसी कारण उसने तुगरिल, कुबाचा, यल्दौज, ताजुद्दीन और कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे बड़ा शासक आया कुतुबुद्दीन ऐबक, ये उसके अच्छे कहा जाए एक पारखी नज़र थी, उसी कारण उसने इन सबको पहचाना। फिर सांस्कृतिक तौर पर फ़खरुद्दीन और नाजिम, हसीम, कुछ ऐसे नाम पर नाजिम करके नाम है, जिसको आप देख लीजिएगा। तो इन्हीं सब क्वालिटीज़ की वजह से भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी कहा जाता है। भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी को कहा गया। ठीक, यही एक नंबर का पेट क्वेश्चन होता है। भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, और युद्ध जो न्यू पड़ी थी, जहाँ शुरू हुई थी वो कन्नौज का युद्ध था, उसके बाद से एक न्यू टाइप की पड़ गई। ठीक है, अब यहाँ से मोहम्मद गौरी का चैप्टर क्लोज हो गया, सब कुछ पढ़ डाला। अब कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डिस्कस करके पूरा एलोबरेट करके बताऊंगा कि कहाँ से क्या हो रहा था। वैसे मैं समराइज़ करके कोशिश कर रहा हूँ बताने की, ब्रीफली कोशिश करना होगा बताने की। अब देखिए, तीन हम लोगों ने चैप्टर क्लोज कर लिए, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। तीनों युद्ध में रिजल्ट एक ही सामने आ रहा था, भारतीय राजा बार बार हार रहे थे। क्या कारण था, क्यों हार रहे थे, क्यों भाई क्यों हार रहे हो? ठीक है, क्यों हार रहे हो, इसका क्या कारण था? पहली बार उन सब भारतीय को पराजय के कारणों पर डिस्कस करेंगे,
तो भारतीय राजाओं की जो पॉलिसी थी युद्ध करने की वही गलत थी। इतिहासकार ऐसा मानते हैं, भारतीय राजाओं की जो पॉलिसी नीति थी वही गलत थी। नीति क्या थी? पहली नीति के पॉइंट इसमें आता है, भारतीय राजा न्यूक्लियर वार लड़ते थे। मतलब न्यूक्लियर मतलब परमाणु युद्ध नहीं लड़ते थे, मतलब वो एकाकी युद्ध लड़ते थे। वो सिर्फ ऐसा मानते थे कि वो सिर्फ अपने लिए और अपने राज्य के लिए लड़ रहे हैं। राजा अपने लिए और राज्य के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो यूनिटी की भावना कमी आई, यूनिटी की भावना नहीं। और दूसरी बात, ये तो राजा की कमी देखने को मिली, जनता की भी कमी देखने को मिलती है। जनता कभी सपोर्ट नहीं कर रही थी। तिब्बत में आपने देखा नगरवासी लड़ गए थे, लेकिन यहाँ पे भारतीय राजाओं में जनता सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मोटे तौर पे देखा जाए तो जनता सपोर्ट नहीं। उनका मानना क्या था, दिल्ली की सत्ता राजा कोई भी बैठे, उनका भाग्य परिवर्तित नहीं होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमको तो टैक्स जितना देना उतना देते ही रहेंगे। तो ये तो एक निराशावादी, जनता की एक निराशावादी नीति थी, जिसके कारण एक कहा जाए निराशावादी दृष्टिकोण का जन्म होता है और कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। ठीक, कॉन्फिडेंस लूज हो गया। और देखते हैं और कारण क्या है। दूसरा कारण, जो तुर्कों की नीति थी वो कहा जाए अचानक अटैक करते थे, मतलब सडनली अटैक, सहसा आक्रमणकारी की नीति थी, सहसा आक्रमणकारी नीति थी तुर्कों की। वो अचानक आते थे। जैसे जिस एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग हम बताएं, जो बख्तियार खिलजी था जब उसने बंगाल पर अटैक किया था, ठीक है, उस पर एक और आपको बताते हैं, उसको मैंने समराइज किया था, अब उसको थोड़ा सा डिटेल चलते हैं। जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर अटैक किया था तो वहाँ सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन का कहा जाए शासन था। लक्ष्मण सेन को पता चलता है कि वहाँ पे बख्तियार खिलजी अटैक करने आ रहा है, तो ज्योतिष, लक्ष्मण सेन को ज्योतिष ने बताया था कि आपके राज्य में अटैक होने वाला है। जब गुप्त विभागों से पता किया तो बताया बख्तियार खिलजी अटैक करेगा। ज्योतिष ने लक्ष्मण सेन को बताया था। अब लक्ष्मण सेन क्या कर रहे हैं, उस आक्रमण को टालने के लिए यज्ञ कर्मकांड कर रहे हैं कि वो हम पे अटैक ना करें। कॉन्फिडेंस देखिए पहले लूज, आपको पता, आपको ये बार रियलाइज हो गई कि हम जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए तो कर्मकांड कर रहे हैं। तो युद्ध की तैयारी करते, तुर्क होते तो पूरी सेना को अपडेट कर देते, यहाँ पे हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं। और इससे क्या हुआ, कॉन्फिडेंस देखिए पहले ही लूज हो चुका है। और दूसरी बात, यहाँ देखिए कई बातें आ रही, सहस आक्रमण। तो जो खिलजी था, बख्तियार खिलजी नाम था इसका, तो खिलजी था, इतनी तेजी से उसने नगर में प्रवेश किया कि उसकी सेना पीछे ही छूट गई थी। उसकी सेना के साथ नहीं अटैक किया था, सिर्फ 18 सैनिक उसके साथ आए थे। 18 सैनिक आए थे, वो इतनी तेजी से आए थे कि वहाँ लक्ष्मण सेन पहले पीछे दौड़े से भाग गया। उसने देखने की कोशिश ही नहीं की कि कितने लोग अटैक करने आए थे। अगर वो 18 एक 19 लोग थे, अगर पूरी सेना उनके 18 उन लोग को नहीं मार सकती थी क्या, तो वो पहले ही भाग गया डर के। कहीं ना कहीं ये नीति भारत में क्या जाए, पहले ही हम लोग अपना कहा जाए आत्मविश्वास खो चुके, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिली। और दूसरी बात, हम लोग कर्मकांड कर रहे हैं। और 18 सैनिक के बाद में जब सेना आत्मसमर्पण करती है तो उसके बाद खिलजी की पूरी सेना बाद में आती है, लगभग 3 दिन बाद आती है, लगभग 3 दिन बाद, ऐसा बताया गया, लगभग 3 दिन बाद आती है। तो 3 दिन में तो सारे कांड करके रख देते, लेकिन वो लक्ष्मण सेन पहले ही भाग गए और जब थे तो यज्ञ करवा रहे थे। ये एक नीति बहुत ही गलत देखने को मिली। और आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। 3 पॉइंट इसमें आते हैं, सैनिक संगठन, और युद्ध की नीति, युद्ध नीति, सैनिक संगठन, युद्ध नीति। अरे और आगे मैं डिस्कस करते जाऊंगा। तो पहली बात देखिए, हम लोगों की सैनिक संगठन ही खराब था, हम लोग लगातार उसको अपडेट नहीं किए। अपडेट करने का मतलब उनको सही ट्रेनिंग नहीं दी, सही हथियारों को ट्रेनिंग नहीं देना उचित समझे। रीज़न क्या था, देखिए हमारे जो अस्त्र शस्त्र थे, जो अस्त्र शस्त्र वो टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं कर पाए, उनकी नीतियाँ अपडेट नहीं कर। जैसे सपोज करिए हम लोग का जो मेन था तलवार था और तुर्कों का था धनुष बाण।
तीर कमान। अब तलवार तो जब पास आएगा शत्रु तभी तो आप मारोगे, लेकिन तीर कमान वो दूरी से मार देते थे। एक तरह से हमारी हथियार गलत है। दूसरी बात, हम लोगों की जो सैनिक संगठन था, ये पहला पॉइंट आ गया। जो सैनिक संगठन था वहाँ पे कमी क्या देखने को मिलती है कि हम लोगों का, जैसे सपोज करिए दुश्मन वो प्रतिद्वंदी यहाँ से आ रहा है तो हम उसको यहाँ से अटैक करेंगे और पीछे से अटैक करेंगे, ठीक है, और सामने से राजा अटैक करने की कोशिश करेगा। तीन तरह से, दक्षिण से, पश्चिम से और कुल मिला के 3 दिशा से करेंगे और सामने से राजा अटैक करेगा। इस तरह दुश्मन को घेरते थे। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की एक नई टेक्निक सामने आई। उसने क्या किया, जैसे सपोज करिए यहाँ से दुश्मन अटैक कर रहा है, ठीक, तो उसने यहाँ से भी चारों साइड से अटैक किया और 2 सेनाओं के वाहनियों को रिजर्व मोड पे रखा। 2 सेनाओं को रिजर्व मोड पे रखा। जब युद्ध करते करते पृथ्वीराज चौहान चौहान की सेना शाम तक थक गई तो इन दोनों को अटैक करने के लिए भेज दिया। तो वो तो थके हारे थे, इनको ये बिल्कुल रिफ्रेश थे, उनके पास गया और हरा दिया उनको। एक नई टेक्निक सामने आई। तो हम लोग उनकी नीतियों से कुछ सीख भी नहीं रहे थे, कुछ सीखे भी नहीं। समझ में आया? यहाँ अस्त्र शस्त्र बेकार थे, यहाँ हमारे युद्ध की टेक्निक भी बेकार हो रही है। तीसरा जो काम है, हम लोग कोई भी प्लानिंग से काम नहीं कर रहे थे। मतलब युद्ध, सामने वाला युद्ध आ रहा, बस उससे जाके लड़ लो जाके, कोई प्लानिंग करनी थी। लेकिन तुर्की जो थे वो सुल्तान काफ़ी प्लानिंग से काम करते थे, प्लानिंग से काम कर रहे थे। क्या प्लानिंग से? जैसे युद्ध क्षेत्र की जांच कर लेते थे, शत्रु की ताकत का पता लगा लेते थे, शत्रु की कितना शक्तिशाली, उसको सपोर्ट कर देंगे, कौन कौन राजा इसको सपोर्ट करने आएगा, इस सभी पॉइंट्स ऑफ व्यू पे चर्चा कर लेते थे। और सबसे बड़ी बात, भौगोलिक क्षेत्र को पूरी तरह देख लेते थे। जो रण क्षेत्र होता था उसके भौगोलिक क्षेत्र को पूरी तरह देख लेते थे। अब इससे क्या फ़ायदा होता था? इससे कई फायदे हुए। सपोज करिए रास्ते में नदी तालाब है, उसमें उन्होंने विष डाल दिया या उसको दूषित कर दिया, तो सैनिकों को पानी नहीं मिलेगा तो जीवित कैसे रहेंगे, ठीक। दूसरी बात, कभी कभी जहाँ से सेना का रास्ता होता था आना जाने का, उस रास्ते को ही ध्वस्त कर देते थे, तो उनके पास खाना पानी नहीं पहुँच पाता था। या फिर पानी के रास्ते को ही चेंज कर दिया, जो सिंपल सा रास्ता उसको डुबा दिया, तो सेना की मदद, जो अन्य रास्ते होते, जो अन्य राज्यों की सेना आने के लिए मदद किए होते थे, उनको वो नहीं आ पाती थी। बिल्कुल कुल मिला के अच्छी प्लानिंग के तहत युद्ध कर रहे थे। और बाकी भारत वाले तो सामने से आओ लड़ लो आके हमसे, ऐसे युद्ध नहीं चल रहा था। लेकिन वहाँ के जो तुर्की थे काफ़ी एनालाइज करके युद्ध कर रहे थे, तो इसीलिए हर बार जीत रहे थे। यहाँ हम लोगों ने कहा जनता भागीदारी हो गई, आक्रमण कर लिया, और यहाँ पे देखा सैनिक संगठन की कमी आई। इस तरह के मेजर पोर्शन है। आप इन सब पॉइंट्स पे चर्चा करिए, और आपको और कोई भी लगता है कि और कोई कारण भी हो सकते थे, उस पर कमेंट सेक्शन में मुझको बताएं, ये कारण भी हो सकते थे। अब और देखते हैं। अब समरी के तौर पे बाबर ने अपना एक संस्मरण लिखा है, 1526 में एक संस्मरण लिखा है भारत पे, उस पर काफ़ी आलोचनाएं की हैं। उसमें लिखा है कि भारतीय राजा मरना जानते थे लेकिन युद्ध करना नहीं जानते थे, बाबर ने ऐसा लिखा। और पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया कि भारतीय राजा वीर तो थे लेकिन शत्रु की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाते थे, फायदा नहीं उठाए, ठीक। ये कमी जैसे बाबर ने भी बताई। और इतिहासकार और क्या लिखते हैं आके, और इतिहासकार लिखते हैं कि राजपूतों के बारे में लिखते हैं कि राजपूत को अपनी वीरता पे और तलवार चलाने की स्किल पे, यानी तलवार चलाने की कुशलता पे इतना घमंड था, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा जोश था कि तलवारबाजी में हमको कोई हरा ही नहीं सकता। और युद्ध को, ध्यान दीजिएगा, युद्ध को वो तलवारबाजी या वीरता दिखाने, रणकौशल दिखाने का एक टूर्नामेंट समझते थे, एक आधा खेल प्रतियोगिता समझते थे, जिसमें युद्ध के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत नीति है। वहीं पर
जो तुर्की शासक थे वो एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर वाला थ्योरम पे चलते थे कि मतलब युद्ध में सब कुछ जायज़ है, चाहे कैसी भी तरह हो, युद्ध में आपको जीतना है, युद्ध में जीतना है। तो जस्ट अपोजिट पॉलिसी थी। हमने वचन दे रखा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो युद्ध तो हमको मार के चला गया। तो राजपूतों के बारे में ऐसा बताया गया, बाबर ने ऐसा कई पॉइंट बताए। अब जो और इतिहासकार बताते हैं कि भारतीय राजा ने युद्ध में सब कुछ जायज़ है, कुछ जायज़, ये तुर्कों की नीति थी, तुर्की नीति थी, ठीक है। तो अब भारतीय राजाओं की बात करते हैं। तो भारतीय राजाओं ने एक बहुत ही बेवकूफ़ीपूर्ण, कहा जाए मूर्खतापूर्ण कार्य किए। जैसे जयचंद ने किया, सभी को मालूम है जयचंद का, कन्नौज में। जब आपकी पर्सनल लड़ाई है उस पर राष्ट्रीय लड़ाई उसको मत बनाइए, दो राज्यों की लड़ाई को आप राष्ट्रीय स्तर पर मत ले जाइए। अगर वो जयचंद उस तत्कालिक रूप से पृथ्वीराज चौहान की मदद कर देता तो मोहम्मद गौरी का चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता, लेकिन मदद ना करने के कारण ही ये बात इतनी बढ़ गई। दाहिर सभी को चर्चा है, सभी को इसके बारे में तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब एक जयपाल भी हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में चर्चा की। जयपाल, इनके बारे में राइटर्स लिखते हैं कि ये ऐसे थे कि ये युद्ध से अपमानित हो गए, इन्होंने सुसाइड कर लिया था। वही मोहम्मद गौरी 3 बार युद्ध में हार के फिर पूरी तैयारी के साथ फिर से आया था। तो इस तरह के कुछ डिसीजन राजाओं ने ऐसे मूर्खतापूर्ण डिसीजन लिए जिससे हम लोग हार का प्रमुख कारण हम लोग के बना। ओके, तो ये काफ़ी डिस्क्रिप्टिव टाइप का था, तो इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने इस पर डिस्कस किया। अब आप इसको वीडियोस को मुझे लगता है धीरे धीरे देखिए, 10-10 मिनट का देखिए, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा मोहम्मद गौरी के बारे में। इससे ज़्यादा और एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। डिस्क्रिप्टिव भी अगर स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आ गया तो भी आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को जल्दी एक ही साथ देखिएगा और कोशिश करिएगा कि सीरियल वाइज ही वीडियो देखें, तो आपको जो बातें जुड़ी मिल रही हैं एक दूसरे से वो आपको कनेक्ट मिलती चलेंगी, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। मोहम्मद गौरी ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दिल्ली सल्तनत, जिसमें 5 वंशों पे हम लोग चर्चाएं करेंगे। एक वंश पे डीपली चर्चा करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं अपनी राय अवश्य दीजिए। कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो अवश्य पूछिए। कुछ जो कमी है, कोई शिकायत है तो उसको अवश्य बताएं। कोई प्लस पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनको भी अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।